अगर किसी का एक फैमिली बिजनेस है 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ का, तो क्या उनके बच्चों को एमबीए करने की ज़रूरत है या उस बिजनेस को ही लेट्स से टेक ओवर करना है फ्यूचर में? तो मेरा तो ऐसा मानना है कि वाई टू वेस्ट टाइम। बट आप सोचें कि जितने अभी आज हम नए ब्रांड देखते हैं, नए स्टार्टअप देखते हैं, वो सिर्फ क्विक कॉम के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें मेरा मानना है कि वो गलत है। आपके कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया? हमारे करीब अभी 500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। हम बोलते हैं कि किसी ब्रांड की आदत आपको एक बार में नहीं लगती है, उसकी आदत आपको लगती है 7 बार। जब आप उस प्रोडक्ट को खाते हो या उसको आप टेस्ट करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो आपको उसकी आदत लगती है। क्विक कॉमर्स आ गया है, उसने आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट किया है? क्विक कॉमर्स ने हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं किया, बल्कि एक लर्निंग आप क्या देना चाहोगे? हमारा हमेशा से ये सोचना रहा है, बड़ों का भी सबका, कि आप कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान मत होने दो। आप भले ही आपके 2 रुपये आप कम कमा लेना, पर डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए कंपनी के अंदर। मेरे पिछले पॉडकास्ट में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि सर हमारा फैमिली बिजनेस है और इस फैमिली बिजनेस को हम अपस्केल करना चाहते हैं, हम इसको बड़ा बनाना चाहते हैं, तो किसी ऐसे इंसान को पॉडकास्ट पे लेके आए जिन्होंने ये खुद से किया हो। ऐसे ही एक इंसान को आज मैं अपने पॉडकास्ट में लाया था। इनका नाम है मिस्टर नमन अग्रवाल। इनका ब्रांड है अग्रवाल 420। ये पापड़ मसाले इस तरह की चीज़ों में डील करते हैं। इनकी कंपनी का वैल्यूएशन है 900 करोड़। हर साल करीब 300 से 350 करोड़ का ये बिजनेस करते हैं। इन्होंने आज हमें इस पॉडकास्ट में बताया कि कैसे इनके प्रीवियस जनरेशन्स ने 150 रुपए से इस बिजनेस को शुरू किया था और आज ये कैसे 900 करोड़ पे पहुंच पाए हैं। इन्होंने इस पॉडकास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई कि कैसे इनका जो ब्रांड है ये दूसरे ब्रांड से अलग है, कैसे ये डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे इन्होंने रिटेलर्स को यूटिलाइज किया है, कैसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को नेल किया है कंप्लीटली। तो एक बहुत ही शानदार पॉडकास्ट है। पूरे पॉडकास्ट को देखना और मुझे लास्ट में ना ये बता के जाना कि कौन सी चीज़ें इस पॉडकास्ट में ऐसी है जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और जनरली क्या होता है, मेरे पॉडकास्ट में जो भी लोग देखते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं, जो कॉमेंट में बताते हैं कि कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों से मैं अपने स्टूडियो में मिलता हूं। तो आप आके मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पॉडकास्ट की ग्रेटेस्ट लर्निंग कमेंट में बतानी पड़ेगी। थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नमन, आपने टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। कोशिश करेंगे आज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग मिल सके, कैसे एक फैमिली बिजनेस को ग्रो करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे एंड टू एंड। सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आपके फैमिली ने कौन सी चीज़ें कैसे की और आपने कैसे हैंड ओवर लिया? तो हमारे ब्रांड की शुरुआत 1962 के अंदर हुई थी, जो कि शुरुआत की थी मेरे दादाजी हुकुमचंद जी अग्रवाल ने। और उसकी शुरुआत के अंदर नाम ऐसा था कि 420 जो नाम आया है वो राज कपूर फिल्म, एक राज कपूर जी की बहुत फेमस फिल्म है श्री 420, उससे वो नाम प्रेरित है। मेरे दादाजी कहीं पर नौकरी करते थे, बट किसी दिन उनकी एक सेठ से कुछ बात हो गई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे खुद का काम करना है। अब खुद का काम करना है तो अपनी माँ के पास वो गए, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो खुद का काम करना है, मैं अब नौकरी नहीं करूँगा। तो माँ ने बोला कि मेरे पास 100-150 रुपये की कुछ सेविंग है, उससे तू जो काम कर सकता है वो कर ले। तो वो बाज़ार गए, उन्होंने 5 किलो दाल खरीदी, कुछ मसाले खरीदे और फिर घर लाके अपनी माँ को दिए कि आप इससे मुझे पापड़ बना के दीजिए। तो मेरी परदादी जो केसर बाई जी थी, उन्होंने पापड़ बना के दिए और वो फिर सेल आउट करने गए। पर अब नाम रखना है तो नाम क्या रखना है, तो उन्होंने बोला कि मैं नाम तो 420 ही रखूँगा। तो जो पिक्चर थी श्री 420, उसके अंदर एक मोटो था, एक लाइन थी कि गरीबी और बेकारी का इलाज 420 ही नहीं होता है, उसका इलाज होता है देश की तरक्की और लोगों का एका। मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है, दगा किसी का सगा नहीं होता है। उस पिक्चर का एक मोटो था ये। तो दादाजी ने उसी मोटो को लेके ये बोला कि मैं नाम सबसे ख़राब रखूँगा पर काम सबसे अच्छा करूँगा, कभी भी किसी के साथ दगा नहीं करूँगा, किसी के साथ चीटिंग नहीं करूँगा और काम बहुत अच्छा करूँगा। तो नाम 420 रखा। जब बाज़ार में गए तो हम बात कर रहे हैं 1960s की। उस समय नाम 420 मतलब फ्रॉड होता था, फ्रॉड, चोर, उस नाम को ऐसा देखा जाता था। पर दादाजी जब मार्केट जाते थे तो लोग 420 नाम की थैली रख के माल बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे कि यार हम कोई 420 थोड़ी है या हम 420 का माल थोड़ी बेचेंगे। तो दादाजी ने उसके अंदर एक चीज़ ये करी कि उन्होंने फ्री टेस्टिंग सैम्पलिंग से आगे बढ़े। उसमें हम आगे और आपको मैं बताऊंगा। तो ये हमारा एक कारवा रहा।
उनके साथ में उनके दोनों भाई कैलाश चंद जी अग्रवाल और प्रकाश चंद जी अग्रवाल, दो तीनों भाई साथ में मिलके काम करते हैं, और तीनों की वाइफ्स मतलब मेरी दादियाँ तीनों। तो अब ये 7 लोगों की टीम हो गई, मतलब माँ और तीनों बेटे और उनकी बहू है। तो ये सातों लोगों ने 1985 तक अपना आगे सारा बिजनेस करा। 1985 में जो हुकुमचंद जी के सबसे बड़े बेटे थे नारायण अग्रवाल, उन्होंने उस बिज़नेस का टेक ओवर लिया, जो मेरे ताऊजी हैं। तो अब टेक ओवर उन्होंने जब लिया तो उस समय तक हम सिर्फ 200 किलो प्रति दिन का पापड़ बनाते थे। तो जब नारायण जी ने टेक ओवर लिया तो उन्होंने उस 200 किलो को 500 किलो पे लेके गए वो। उस समय उन्होंने कुछ मशीन्स एड ऑन करी, कुछ प्रोसेसेस इन्हेंस करी, पर जब भी हमने क्वालिटी एक जैसी कांस्टेंट रखी कि हम क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। और फिर 1985 से उन्होंने और आगे बढ़ाया उस बिज़नेस को। फिर 98 के अंदर राजेश सिंघल जी, जो उनके दूसरे भाई थे, उन्होंने ज्वाइन करा। ये मैं बात कर रहा हूँ जो तीनों मेरे दादाजी हैं उनकी फैमिलीज़ के बच्चे हैं। नहीं तो हम आज देखते हैं कि एक ही पिता के दोनों बेटे अलग अलग काम करते हैं, पर हमारे यहाँ अच्छी बात यह है कि तीनों दादाजियों की फैमिली हम साथ में मिलकर काम करते हैं। हम के कभी नहीं बोलते कि ये मेरा कजिन दादाजी या रियल दादाजी है, हमारे लिए दादाजी दादाजी हैं। तो राजेश सिंघल जी ने उसको बिजनेस को ज्वाइन करा, और फिर दोनों भाई ने आगे मिलके और काम किया, और फिर अनूप सिंघल जी जो तीसरे डायरेक्टर हैं पापड़ में, उन्होंने ज्वाइन करा। तो ये तीनों भाई उस प्रोडक्शन को बढ़ाते 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 एक समय पर 3000 किलो पर ले गए, 3000 किलो प्रतिदिन पर। और फिर वो प्रोसेस हमारा करीब 4500 किलो प्रतिदिन के आसपास अभी आज हम बनाते हैं हैंडमेड पापड़। ओके। इसमें हम बात करें मशीन मेड पापड़ की, तो वो हमने 2008 में लॉन्च किया था, और 2000 के अंदर हमने इंस्टेंट मिक्स लॉन्च किया था। 1998 के अंदर वी हैव लॉन्च नमकीन। तो हम नमकीन भी बनाते हैं, चूँकि अब परिवार जब बड़ा हुआ, तो परिवार जब बड़ा होते चले गया, तो हमने नमकीन भी शुरू करा, इंस्टेंट मिक्स शुरू करा, और मशीन मेड पापड़। ओके। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। हम पापड़ बेचते 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 जब आगे बढ़े, तो हमें ये देखने में आया है कि जब भी कोई शादी के अंदर पापड़ यूज़ होता है, कतरन यूज़ होती है, तो वो बहुत ही अनइवन कटिंग करके बनाते हैं। तो उस समय हमने कतरन का एक इनोवेशन करा। कतरन ये होती है कि हम पापड़ को यूनिफॉर्म तरीके से काट के उसको पैक करके फिर पैकेट में देते हैं। ओके। बट वो होता पापड़ ही है, तो हमने उसको कतरन को इनोवेट करा। हम उसके अंदर एक टेस्ट मेकर मसाला भी देते हैं, जिससे उसका टेस्ट और इन्हेंस होता है। ओके। तो वो आज हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ी सेल है। फिर आफ्टर दिस ऑल दिस हम और आगे बढ़े। 2016 के अंदर हमने मसाले लॉन्च करे, मसाले और बेकरी प्रोडक्ट्स। तो मसाले वाली यूनिट जो है वो मैं देखता हूँ, और मसाले के अंदर हमने हल्दी, मिर्ची, धनिया एंड पूरी रेंज, छोले मसाला, पाव भाजी, और बेकरी और स्वीट्स के अंदर भी हमारे पास पूरी रेंज है। तो ये जर्नी हमारी अभी तक की रही है। वंडरफुल। हम फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसेस स्ट्रगल करते हैं, एक जनरेशन अच्छा करती है, दूसरी जनरेशन उसको ख़राब कर देती है, क्लैशेस होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। एक लर्निंग आप क्या देना चाहोगे कि भाई फैमिली बिजनेस रन कर रहे हो तो ये वाली चीज़ आप कर लेना जो आपने अच्छी की हो? उसके अंदर हमने सबसे अच्छा पॉइंट क्या रहा हमारी फैमिली में कि हमेशा बड़ों ने हमारे डिपार्टमेंट और हमारी फैक्ट्रियाँ अलग अलग रखी। ये रखा कि आप अगर नमकीन संभालते हो तो आपको नमकीन पे ही ध्यान देना है। आप पापड़ में अपना इनपुट दे सकते हो, बट डिसीजन मेकिंग पापड़ के जो जो 3 लोग हैं वही लेंगे। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार डिसीजन मेकिंग डिले भी होता है और क्लैशेस वहाँ से आते हैं। पहला। दूसरा, हमने कभी भी ये नहीं बोला कि मैंने ये करा। हमेशा हमारे परिवार के हर व्यक्ति से ये आपको सुनने को मिलेगा कि हमने ये करा। तो जब आप मैं छोड़ दोगे, जब आप ईगो छोड़ दोगे अपना, तो आप कभी भी आपको गिनने लगेगा कि यार सिर्फ एक ही व्यक्ति को कर रहा है या सिर्फ एक ही का नाम क्यों आ रहा है। हमने हर जगह हमने हमारा क्रेडिट शेयरिंग करी, और सबकी रिस्पेक्ट अपने अपनी जगह पर रखी। वंडरफुल। और सबसे मेन बात वही है कि अगर मैं मार्केटिंग देख रहा हूँ तो सबको ये भरोसा है कि हाँ, ये व्यक्ति अगर मार्केटिंग देख रहा है इस पर्टिकुलर उसकी, तो हमको मार्केटिंग में अगर मेरा कोई इनपुट है तो मैं इनपुट दे दूँ, बाकी करना उसी को ही है। नहीं तो क्या होता है कि हम अगर फैमिली बिजनेसेस जो सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं या क्लैशेस आते हैं, उसमें क्या आता है कि यार मतलब मान लीजिए मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, वो चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीदी, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति खरीदता था उसको 99 में खरीद लाता। तो क्लैशेस वहाँ आते हैं कि यार तुमने तो महंगी खरीद ली, मतलब जो लोगों का एक भरोसा ख़त्म हो जाता है।
तो हमने हमेशा ये ध्यान में रखा, ये भरोसा रखा कि यार जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो अपना बेस्ट कर रहा है और अपने डिपार्टमेंट में वो बेस्ट है। ग्रेट। कस्टमर एक्विजिशन की बहुत बात होती है आजकल, ठीक है, तो मैं बहुत, जब आपसे पॉडकास्ट की बात हो रही थी ना, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड था ये जानने में कि जब आपके दादाजी बिजनेस रन करते थे तो उस टाइम कुछ नए कस्टमर को का कोई एक्विजिशन कॉस्ट होता था? नए कस्टमर्स आपके दादाजी कैसे लाते थे? देखो, हमने तो जब काम शुरू करा और नाम 400 कुछ रखा, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा टफ पॉइंट यही था दादाजी के लिए कि मैं कस्टमर्स को नए को कैसे टेस्ट कराऊं या मैं कैसे स्टैंड आउट करूं। और उस समय इतने कोई पैसे हुआ नहीं करते थे हमारे पास। तो दादाजी ने एक फ्री सैम्पलिंग का सबसे बड़ा ज़रिया उसके अंदर अपनाया। वो घर से पापड़ सेक के ले जाते और शाम में 4 से 7 के बीच में दुकानों पर जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं 4 से 7 के बीच में क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है, आज भी जीटी के अंदर, आज भी रिटेल के अंदर। तो जितने भी कस्टमर्स वहाँ खड़े होते हैं या जो भी दुकानदार होते हैं, सबको वो अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराते हैं। और वो कभी भी ये नहीं बोलते कि यार मैं ये माल बेचने आया हूँ। कस्टमर को सिर्फ ये बोलते हैं कि मैंने ये माल बनाया है, आप टेस्ट करो कैसा है। जब कस्टमर आगे से बोलता है कि यार भाऊजी के माल तो अच्छा है क्या आपके पास, तो फिर वो अपनी थैली में से एक पैकेट निकाल के उसको देते थे। वो कभी भी ये नहीं बोलते थे कि मैं माल बेचने आया हूँ। फर्स्ट आप उसको टेस्टिंग कराओ पहले, जो हम बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो उसी लाइन पर उन्होंने आगे काम करा सारा। फिर अभी अगर हम आज की जनरेशन में बात करें तो आपने नाम सुना होगा नेचुरल्स आइसक्रीम का। नेचुरल्स आइसक्रीम ने भी कैसे काम करा, वो सब लोगों को फ्री टेस्टिंग कराते हैं। आप अभी आज भी उनके किसी आइसक्रीम पार्लर में जाएंगे तो वहाँ पर कस्टमर के वो जो सामने खड़ा है सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो यही बोलता है कि सर बताइए आपको कौन सा फ्लेवर टेस्ट करा दूँ। वो आपको 10 तरह के फ्लेवर टेस्ट कराता है और उसके बाद भी अगर आप नहीं खरीद के बाहर भी आ जाओगे तो वो एग्जीक्यूटिव आपको कुछ बोलने नहीं वाला है। पर उनको इतना भरोसा है खुद के ब्रांड में, खुद के प्रोडक्ट में, कि आप आइसक्रीम खरीदते ही खरीदते हो। वंडरफुल। एक और फिर चीज़ समझना चाहूँगा, वो है रिपीट कस्टमर के बारे में। अभी तो टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, हम लोगों को पता रहता है मेरा 30% रिपीट रेट चल रहा है, मेरा 40% रिपीट रेट चल रहा है। आपके फादर या आपके दादाजी जब बिज़नेस करते थे तो वो कैसे इंश्योर करते थे कि रिपीट कस्टमर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना आ रहा है? रिपीट कस्टमर का सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि आप मार्केट से कनेक्टेड रहिए। आप मार्केट में बार बार जाइए, बार बार जितनी बार आप दुकान पर जाएंगे उतनी बार दुकानदार के दिमाग में आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा। और जितनी बार दुकानदार के दिमाग में रजिस्टर्ड होगा आपका ब्रांड, उतना वो आगे उसको पुश करेगा। क्योंकि आप समझिए कि आज भी दुकानदार को बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत पड़ती है किसी एक ब्रांड को। हम बोलते हैं कि किसी ब्रांड की आदत आपको एक बार में नहीं लगती है, उसकी आदत आपको लगती है 7 बार। जब आप उस प्रोडक्ट को खाते हो या उसको आप टेस्ट करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो आपको उसकी आदत लगती है। तो हम ये बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप वहाँ दिखोगे उतना ज़्यादा आप बिकोगे। आपके कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया? हमारे करीब अभी 500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। और इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जिनकी 3rd जनरेशन भी हमारे साथ काम कर रही है, जो पिछले 50 साल से हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। जो डे 1 से हैं वो आज तक भी है। अच्छा, ऐसा आपने क्या किया कि वो अभी तक आपके साथ जुड़े हुए हैं? वो बेसिक हमको उनको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे फैमिली है और हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स का सबसे पहले ट्रस्ट जीता। हमने उनको के भरोसा दिलाया कि आप जो माल बेच रहे हैं, आप जो मटेरियल बेच रहे हैं, वो आप अच्छा बेच रहे हैं और आपको कभी भी प्रोडक्ट कंप्लेन नहीं आएगी उसके अंदर। देखो, आज की तारीख में सभी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई सी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो चाहता है कि यार मैं अच्छा माल बेचूँ, कोई कस्टमर कंप्लेन लेके नहीं आए और मुझे एक अच्छा मार्जिन मिले। आप कोई भी कंपनी है उसको अच्छा मार्जिन दे सकती है, मैं 10% दे रहा हूँ, कोई नई कंपनी आएगी उसको 15 दे सकती, 20 दे सकती है। पर मेरी कंपनी के अंदर खास बात यह है कि मेरे प्रोडक्ट में कभी कोई कंप्लेन नहीं है। आज हम बहुत गर्व से कहते हैं कि जो अब हमने मसाला लॉन्च किया था 2016 में, 2016 से आज हम 2026 में बैठे हैं, हमारे मसाले का एक पैकेट भी इसलिए वापस नहीं आया कि उसके प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन है। तो हम क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, पहला। दूसरा, हमारा हमेशा से ये सोचना रहा है, बड़ों का भी और सबका, कि आप कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान मत होने दो। आप भले ही आपके 2 रुपये आप कम कमा लेना, पर डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए कंपनी के अंदर।
आज डिस्ट्रीब्यूटर देखता है कि कंपनी का रिप्लेसमेंट पॉलिसी कितनी फास्ट है, कंपनी की कितनी इच्छा शक्ति है माल बेचने की। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार अभी आप सिर्फ मटेरियल दे दो डिस्ट्रीब्यूटर को और आप बोलते हैं कि आप बेचो, पर डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको टेस्ट करता है कंपनी को कि कंपनी का नाम कैसा है, उसकी गुडविल कैसी है, वो अपने प्रोडक्ट को लेकर कितना सीरियस है। सपोज़ कीजिए कि आप अभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको कोई कंप्लेन करता है किसी भी चीज़ की, चाहे प्रोडक्ट की हो या आपके सिस्टम की हो, किसी भी चीज़ की हो, आप उस पर कितना जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट कर रहे से मतलब आप उसको कितना जल्दी उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस बात पर डिपेंड करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ लंबा रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को ये भरोसा होना चाहिए कि मैं कोई बात बोलूँगा कंपनी में तो मेरी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, मुझे इग्नोर नहीं किया जाएगा। आपको डिस्ट्रीब्यूटर को उतना ही इक्वली रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। सिर्फ एक वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हम तो बोलते हैं कि वो हमारा उस एरिया का सीईओ है, उस एरिया का मालिक है, क्योंकि आज उसकी फेस वैल्यू से ही आप अपना माल बेच पा रहे हो। आप सब फर्ज कीजिए, आप कोई उज्जैन, देवास कहीं भी आप माल बेच रहे हैं तो वहाँ आपकी कंपनी की वैल्यू एक लिमिटेड है, बट उस व्यक्ति के जो संबंध है, उस व्यक्ति के जो वैल्यू है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी ब्रांड वैल्यू से बड़ी उस व्यक्ति की वहाँ पर वैल्यू है। होंगे आप 1000 करोड़ के आदमी, पर दुकानदार को उससे कोई मतलब नहीं है। दुकानदार को उस पर्टिकुलर व्यक्ति से मतलब है कि यार पंकज भैया आए हैं तो वो मेरे को अच्छा माल देंगे, कोई कंप्लेन आएगी तो मेरी बात सुनेंगे, मुझे सर्विस देंगे। तो हमने ये सारा काम डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रस्ट सबसे बड़ा हमने उसके ऊपर क्या करा कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर का कभी ट्रस्ट नहीं खोया और कभी हमने उसका नुकसान नहीं होने दिया। इसके पीछे एक छोटा सा बहुत स्टोरी है। जैसे कोविड लगा 2020 के अंदर, कोविड लगा मार्च में, और यूजुअली हमारा जो सीज़न होता है मेन शादियों का वो होता है अप्रैल मई जून। तो लगभग सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हमारी जो हीरो प्रोडक्ट है कतरन, वो स्टॉक में रहती है, क्योंकि व्यक्ति पहले से बुला के रखता है, उस समय शॉर्टेज रहती है। तो अब मार्च में कोविड में लॉकडाउन लग गया तो अप्रैल निकल गया। अब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के ताऊजी के पास फ़ोन आए कि यार भैया मेरे पास ये मटेरियल रखा है, इसका क्या करना है। तो बिना कुछ सोचे समझे ताऊजी ने सिर्फ उनको एक ही जवाब दिया कि आप वापस भेज दो, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं उस मटेरियल को सस्ता करके बेच लूँगा या मैं उसको डिस्पोज ऑफ कर दूँगा, कुछ भी कर दूँगा, पर आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उससे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या भरोसा हुआ कि यार आज इतनी बड़ी आपदा आई पूरे देश में, सब लोग जब एक कंपनियां उसमें थी कि यार अभी तो जो हो रहा है वो चलने दो, उस समय कंपनी ने हमारे साथ रही और कंपनी हमारे साथ खड़े रही। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर का भरोसा बनता है उसके अंदर कि मेरा कभी नुकसान नहीं होगा। वंडरफुल। अब आपकी कंपनी करीब 900 करोड़ की वैल्यूएशन की हो गई है, तो मतलब एक क्वेरी थी मेरे दिमाग में, क्यों ना आप किसी आईआईटी आईआईएम के ग्रेड को हायर कर लें और वो आपकी कंपनी को आगे चलाए और मल्टी फोल्ड ग्रोथ दे आपकी कंपनी को। देखो मेरा उसके अंदर बहुत अलग सोचना है कि मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आईआईटी आईआईएम से जो निकले हुए बच्चे होते हैं वो ख़राब होते हैं या उनको रियल नॉलेज नहीं होता है, बट मेरा हमेशा से ये सोचना रहा है, ये हमेशा से रहा है कि हमको ऐसे व्यक्ति को रखना है या ऐसे व्यक्ति को साथ लाना है जो मार्केट की एक्चुअल नस को जानता हो या जो मार्केट की एक्चुअल नीड को समझने में इंटरेस्टेड हो। नहीं तो आज की तारीख में हम देखते हैं, हम कोई बड़ा सेल्स एग्जीक्यूटिव ले आएँ या कोई बड़ा मैनेजर ले आएँ तो वो सिर्फ 10 to 6 AC में बैठ के आपको सिर्फ ये दिखाएगा एक्सेल पर कि इस शहर की इतनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को मैं डिवाइड करता हूँ इतने लोगों पर, तो इतनी दुकानें हैं और इतनी दुकानें हैं तो आपका प्रोडक्ट इतनी दुकानों पर होना चाहिए। हमने भी ये गलती करी थी कुछ समय पहले, तो हमको वो दिन भर के डाटा दिखाते रहते हैं तो यार भैया हमको यहाँ पर एक नहीं 4 डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, या एक डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहा है वो सही से डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं कर रहा है। तो बजाय डिस्ट्रीब्यूटर को एम्पावर करने के हम उस लीग में चले गए थे कि हमको नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, नया सेटअप करना है। तो हमने उस दरमियान ये भी करी गलती कि हमने हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ठेस पहुँचाई कि यार मैं तो क्या इतने साल से काम ही नहीं कर रहा हूँ क्या। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर किसी कंपनी को आगे ग्रो करना है या अभी कोई ग्रोइंग फेज में है तो उसको दिन भर में एक्सेल का यूज़ 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आप सिर्फ दिन भर एक्सेल पे फॉर्मूला लगाते ही रह जाओगे, आप एक्चुअल ग्रोथ नहीं कर पाओगे कभी भी। ये इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है ज़्यादातर कंपनीज में हेल्पफुल होने वाला है। हाँ
क्योंकि हर कंपनी में ही लगभग ये रहता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं जो कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं और एक्सेल में ये फार्मूला लगा के वो फार्मूला, ये बार चार्ट बना दिया, ये ग्राफ बना दिया, ट्रेंड लाइंस बना दिए, बट एक्चुअली उनको मार्केट की ग्राउंड रियलिटी नहीं होती है। सो ये पॉडकास्ट करने से यही फ़ायदा होता है कि ग्राउंड रियलिटी पता चलती है। मतलब मैं तो अगर किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को या किसी को भी रखता हूँ, मतलब मैं एक छोटे व्यक्ति को भी रखता हूँ, एसआर को, एसओ को भी, तो भी मेरा उससे इंटरव्यू में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि मार्केट कितने दिन जाओगे। क्योंकि आप आज की तारीख में आप एसी में बैठ के ये पता नहीं कर सकते कि मेरे मार्केट में रिपीट रेट कितना है, मेरे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है या नहीं है, मार्केट में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। यू कैन नॉट फाइंड। आपका असली जो रिपोर्ट देगा वो दुकानदार ही देगा, वो रिटेलर ही देगा। जब आप रिटेलर के पास जाओगे तो वो अपने दुख दर्द सारे बताएगा कि भैया आपकी पैकेजिंग में ये कमियां हैं, आपको पैकेजिंग ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए। जैसे हम, बहुत छोटा एग्जांपल है, मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा मार्केट में जाता हूँ, मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है और मेरा काम भी वही है। तो हम कुछ एक 100-200 ग्राम की हम कुछ पैकिंग करते थे। हमने वो पैकिंग अच्छी बढ़िया खूबसूरत बनाई, कंप्यूटर पे बढ़िया दिख रही है वो, उसको हमने लॉन्च करा। अब हम जब दुकानदार के पास गए तो मुझे दुकानदार ने बोला कि तो वो देखो आपका प्रोडक्ट सामने रखा है। मैंने कहा कहाँ रखा है? बोले देखो सामने रखा है। तो उसमें हमने ये गलती करी थी कि हमने जो उसका ब्रांड का नाम लिखा था वो हमने गोल्डन कलर से लिखा था, जो कि शाइन कर रहा था, जो आप डे लाइट में पढ़ नहीं सकते। तो हमको वो दुकानदार ने एक रियलिस्टिक ये दिखाया है कि आप उसको गोल्डन में तो आपको अच्छा दिख रहा है, पर मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे कस्टमर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपका ब्रांड कैसे बिकेगा। तो हमने फिर उसको चेंज करके ब्लैक में करा या किसी और चीज़ में करा। या आप मान लीजिए हमने कोई एक, बहुत बार कंपनियां ये होती है कि बहुत फैंसी डिज़ाइंस, बहुत फैंसी पैकेजिंग लॉन्च कर देती है, बट रियलिस्टिक दुकानदार का तो उतनी जगह ही नहीं है उसको रखने की। तो दुकानदार उस शेल्फ में जमा ही नहीं पाता है, तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं होता है आपका मटेरियल लेने में। फिर उसके बाद आपको दुकानदार से रियलिस्टिक, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको रियलिस्टिक नंबर्स मालूम पड़ते हैं कि आपकी सेल कितनी हो रही है। नहीं तो हमेशा आप किसी भी सेल्समैन से या मैनेजर से बात करोगे तो हमेशा उसके चार जवाब रहते हैं, भैया हमारे रेट ज़्यादा हैं, दूसरी कंपनी इस रेट पे बिक रही है, हमारे क्वालिटी में ये इशू है, ऐसा है वैसा है। पर जब आप दुकानदार के पास एक्चुअली जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि यार डिस्ट्रीब्यूटर या तो कवरेज नहीं दे रहा है, या आपका सेल्समैन नहीं आता है समय से, या आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी में ये इशू है, या आपकी पैकेजिंग में ये इशू है, आप ऐसा नहीं ऐसा करो। तो इसके अंदर भी जैसे हम लोग जब शुरुआत की थी कतरन के अंदर, जब हमने कतरन लॉन्च की थी, तो उस समय भी हम बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में थे। तो हमको कुछ ये दुकानदारों ने ही इंसाइट दिया था कि यार आप ये हलवाइयों को थोड़ा किसी तरीके से अगर आप मना लो कि आपका माल वो यूज़ करें, या केटरिंग वाले आपका माल यूज़ करें, तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो उसके अंदर भी हमको वहीं से इंसाइट मिली कि यार जब हलवाई अपनी लिस्ट बनाता है तो वो बहुत नॉर्मल पेपर पे बनाता है, पर फिर हमने उसको एक प्री प्रिंटेड फॉर्मेट दिया कि अब आप इसके ऊपर बनाना। उससे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो हलवाई को ये लगा कि यार कोई कंपनी मेरे बारे में सोचती है, पहला। दूसरा, उसको हमने जब प्री प्रिंटेड दिया तो जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हमने हमारा नाम लिख दिया आगे, 420 पापड़, 420 लाल मिर्च, 420 हल्दी। तो बार बार आपका ब्रांड का रिकॉल हुआ। तो अब ये इंसाइट हमको एक्चुअल मार्केट में गई तो ही मिली। आप ये इंसाइट एसी रूम में बैठ के नहीं कर सकते। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जा रहा है नमन। आपने बताया कि फैमिली बिजनेसेस कैसे कोलैप्स होते हैं, उनको कोलैप्स होने से बचाना है तो डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दो, ओनरशिप क्रिएट कर दो। आपने बताया कि ज़ीरो कस्टमर एक्विजिशन पे आपके दादाजी कैसे कस्टमर्स को कैप्चर करते थे, शॉप्स पे जाके लोगों को सैम्पलिंग टेस्ट कराते थे और वहाँ से ऑर्डर्स लेते थे। आपने रिपीट कस्टमर को कैसे बढ़ाना इसकी स्ट्रैटेजी बताई कि पहले आप खुद को शॉपकीपर के पास रिपीट करो, बार बार शॉपकीपर के पास जाओ, अपना डिस्ट्रीब्यूशन बेटर करो, तो रिपीट कस्टमर बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग की, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, लोगों को ऐसा लगता है कि न्यू एज बिजनेसेस जो हैं वो तो मार्केटिंग में पैसा डालते हैं, जो पुराने बिजनेसेस है 50 साल 60 साल पहले के वो नहीं डालते हैं। हाँ। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शायद मतलब या तो कोई नहीं होगा, एक आधे लोग होंगे। नहीं, हमारे यहाँ 300 से ज़्यादा लोगों की टीम है। मार्केटिंग में 300 लोगों की टीम है आपकी? हाँ। ये तो मुझे लग रहा है कि
शायद आप कैमरे के सामने ही बोल रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, मतलब जोमेटो की भी टीम इतनी बड़ी नहीं है। नहीं, उसका मैं आपको एक वो बताता हूँ। अभी हमने मार्केटिंग, जैसे हम सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव हुए हैं अभी हम 3 4 6 महीने में। तो मैं 300 लोग ऐसे बोल रहा हूँ कि हमने माइक्रो और मिनी इन्फ्लुएंसर्स जो हमारे साथ हमने पार्टनर किए हैं, वैसे हमारे पास 300 लोग हैं। हमने उन सभी इन्फ्लुएंसर्स को ये गाइड किया, ये बताया कि हम आपको हमारे प्रोडक्ट्स देंगे, आपको उससे कुछ नई रेसिपी बनानी है, उसको रीपोस्ट करना है हमारे पेज पर, ताकि हम ज़्यादा रीच तक लोगों तक पहुंच पाएँ। और जनरली अगर आप देखें किसी भी एफएमसीजी का जो कनेक्टिंग होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंगेजमेंट, जो उनका इंगेजमेंट आता है वो बहुत कम आता है, 0.25 या 0.50, जो इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है। पर हमारा इंगेजमेंट आ रहा है 10% से ज़्यादा। तो वो हम ज़्यादा इसलिए ला पा रहे हैं कि हम सिर्फ पापड़ या सिर्फ मसाले नहीं दिखा रहे हैं उसके अंदर, हम उसमें दिखा रहे हैं कि आप पापड़ से नई नई रेसिपियाँ कैसे बना सकते हैं, आप मसाले, अचार मसाले से आप अचारी आलू बना सकते हैं, अचारी पराठा बना सकते हैं। हम मतलब बेसिकली हम एक नई रेसिपीज़ पे काम कर रहे हैं, हम लोगों को गाइड एजुकेट कर रहे हैं कि आप नया क्या कर सकते हो। मतलब आपने अपने मार्केटिंग को एक तरह से कंटेंट स्कूल बना दिया है। इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो लोगों को कुकिंग कैसे करना है वो सिखा रहे हैं। यस तो लोग एक तरह से फॉलो तो अग्रवाल 420 को कर रहे हैं, हाँ लेकिन एज अ पापड़ ब्रांड नहीं, हाँ वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एक तरह से ज्वाइन कर रहे हैं। यस, वो भी है। और साथ में हमने एक ब्रांड और एक पेज और लॉन्च किया है, वो है स्वाद भरी रसोई। उसके अंदर हम कुकिंग कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। हम इन्फ्लुएंसर्स को कुछ हमारे मटेरियल भेज रहे हैं, वो उस मटेरियल से नए नए रेसिपीज़ बना के दे रहे हैं। मतलब हमने मान लीजिए सभी इन्फ्लुएंसर्स को, करीब 50 60 इन्फ्लुएंसर्स को सेम प्रोडक्ट्स भेजे हैं, और उससे उनको हमने क्या बोला कि आपको कुछ इनोवेटिव बनाना है। लाइक हमने आपको इडली दिया है तो आपको नॉर्मल इडली नहीं बनाना है, आप उससे क्या इनोवेटिव कर सकते हैं आप वो बनाइए, और उसको बना के आप हमारे पेज पर उसको आप टैग कीजिए। तो उससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो इन्फ्लुएंसर की जितनी रीच है उतनी रीच तक हम पहुँचेंगे, पहला, और दूसरा हमारा ब्रांड रिकॉल बार 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 होगा। जैसा मैंने बोला कि एफएमसीजी के अंदर जो दिखता है वो बिकता है, पर जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। तो हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम जितनी ज़्यादा बार दिखेंगे उतने ज़्यादा हम बिकेंगे। वंडरफुल। तो आपने, मुझे लग रहा है, मार्केटिंग तो क्रैक कर लिया है। एक जो बात हमेशा से चलती है ट्रेडिशनल बिजनेसेस में स्पेशली, कस्टमर इज गॉड। आपका भी, आप मतलब इससे अलाइन करते हैं? कस्टमर इज़ गॉड, बट कस्टमर से बड़ा हमारे जो हमारे दिमाग में है, या हम बोल सकते हैं सेकंड गॉड, वो है रिटेलर। वो रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। वो ऐसा इसलिए है कि अभी आप फ़र्ज़ कीजिए कि कोई नई कंपनी है, तो नई कंपनी आज के डेट में क्या करती है कि मेरे को टीयर 1 में काम करना है, मैंने दिल्ली मुंबई में बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिए और वहाँ मैंने मेरा माल पुश कर दिया, पर वो आज भी टीयर 2 और टीयर 3 को भूल जाते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि टीयर 2 और टीयर 3 इंडिया का फ्यूचर नहीं है, वो खुद इंडिया है। अगर आपने टीयर 2 और टीयर 3 को जीत लिया तो टीयर 1 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। तो हमने वैसा ही करा, हमारे लिए रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने हमेशा ये ध्यान में रखा कि रिटेलर का स्किन इन द गेम कैसे रहे। मतलब रिटेलर को हमने ये इंश्योर करा कि एक तो हम उसको अच्छे मार्जिन देंगे, हम उसको कभी भी प्रोडक्ट में कंप्लेन नहीं आने देंगे, क्वालिटी कंप्लेन, तो हमने हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दिया। तीसरा, हमने उसका कभी नुकसान नहीं होगा इस पर ध्यान दिया। और चौथा, जैसे हमने जब इंस्टेंट मिक्स लॉन्च करे, तो वी आर वेरी न्यू इन इंस्टेंट मिक्स, तो हमने उस समय हर दुकानदार के बाहर, एक रिटेलर के बाहर हमने कैनोपीज़ प्लान आउट करी। उस कैनोपी पे हम वहीं मूंग भजिया उनको खिलाते थे फ्राई करके, और फिर जो भी कस्टमर आता था वो बोलता था कि कहाँ मिलेगा, तो भैया अंदर मिलेगा। तो उससे दो चीज़ें इंश्योर रही, एक तो दुकानदार का भरोसा बढ़ा कि यार हाँ, कस्टमर इनका प्रोडक्ट कुछ खाता है तो लेके जाता है, और अगर कोई 50 कस्टमर लेके गए हैं आपका मटेरियल, तो हमारा डाटा ये बोलता है कि 35 कस्टमर वापस आए माल लेने। तो वहाँ से हम धीरे 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 आगे बढ़े, और वहाँ से हमने एक अच्छा वो कनेक्शन करवाया। तो रिटेलर इज़ द गॉड हमारी परिभाषा में, क्योंकि रिटेलर ही आपको असली इंसाइट देता है। असली जो आपका आज एफएमसीजी का इन्फ्लुएंसर है, एफएमसीजी का असली इन्फ्लुएंसर तो रिटेलर ही है,
क्योंकि आज भी आप अगर टीयर 2 और टीयर 3 में जाएंगे तो वहाँ रिटेलर जो बोलता है वही माल बिकता है। अगर आप किसी गांव की बात करें, किसी तहसील की बात करें, तो वहाँ एक रिटेलर और एक कस्टमर का एक रिलेशन बना हुआ है। टीयर 1 में तो चलो ठीक है, वो बहुत जल्दी में है तो वो उसका रिलेशन नहीं बना हुआ, या आपने और मैंने सिर्फ लिस्ट भेज दी तो वो मटेरियल जाके हमारा आदमी जाके ले आता है। पर टीयर 2 और टीयर 3 के अंदर आज भी दुकानदार से लोग बात करते हैं कि यार भैया पापड़ चाहिए तो कौन सी कंपनी का है, तो वो बोलता है भैया 400 का ले जा, अच्छा प्रोडक्ट है, मेरी गारंटी है। तो जब रिटेलर बोलता है मेरी गारंटी है, तो मेरे हिसाब से तो रिटेलर ही आपका असली ब्रांड एम्बेसडर है। आज आप कोई बड़ा ब्रांड एम्बेसडर ले आओ, वो बोलता है कि हाँ मैंने ये टेस्ट, मैंने ये यूज़ करा है। मतलब आई डोंट वांट टू से कि आज आप जितने भी पान मसाला के ब्रांड देख रहे हो, जितने बड़े बड़े एक्टर्स बोल रहे हैं, तो क्या वो खाते हैं खुद? पर जब रिटेलर बोलता है कि मेरी गारंटी आप माल ले जाओ, तो वो उसने यूज़ करा है, उसको उसका उतना भरोसा है, तो वो आगे माल बेच पाता है। तो इसलिए रिटेलर इज़ द गॉड। वंडरफुल। अच्छा, अब तो क्विक कॉमर्स आ गया है, मेरे को इस सब्जेक्ट से याद आया कि क्विक कॉमर्स आ गया है, उसने आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट किया है? क्विक कॉमर्स ने हमारे बिज़नेस को अफेक्ट नहीं किया, बल्कि वो ज़्यादा ग्रो करा है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम पहले बात करते हैं कि अमेज़ॉन आया या ई कॉमर्स आया, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रॉसरी ई कॉमर्स के लिए नहीं बनी है। वो इसलिए नहीं बनी है क्योंकि ग्रॉसरी व्यक्ति की इमीडिएट नीड होती है। उसको वो चीज़ आधे घंटे में चाहिए, 2 घंटे में चाहिए, 3 घंटे में चाहिए, या मैक्सिमम 1 दिन में चाहिए। तो इसलिए हम अमेज़ॉन पे उतना अच्छा प्ले नहीं कर पाए। बट जैसे ही क्विक कॉम आया, तो क्विक कॉम में उस चीज़ को हमको ये कर दिया कि हाँ मैं 10 मिनट में डिलीवरी दे दूँगा। तो हम क्विक कॉम के ऊपर भी काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। बट अगेन असली राजा तो जीटी है। क्विक कॉम है अपनी जगह पर, हम क्विक कॉम पे भी काम कर रहे हैं, उसको भी हम मटेरियल बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस पर मटेरियल नहीं सेल्ड आउट करते हैं या हमारा उससे कोई विरोधाभास है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। बट फिर भी आज भी जो असली आज भी असली जो किंग है वो जीटी है। आप क्विक कॉम के ऊपर सिर्फ आपका एक प्रोडक्ट की वो दिखा सकते हो, प्रेजेंस। बट आप सोचें कि जितने अभी आज हम नए ब्रांड देखते हैं, नए स्टार्टअप देखते हैं, वो सिर्फ क्विक कॉम के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें मेरा मानना है कि वो गलत है। वो गलत ऐसे हैं कि वहाँ क्विक कॉम के अंदर व्यक्ति सिर्फ प्राइस देख के माल ले रहा है आपका। फ़र्ज़ कीजिए आपने क्विक कॉम के ऊपर सर्च किया रेड चिली, तब रेड चिली अगर कोई नए ब्रांड की होगी 100 रुपये की और MDH या एवरेस्ट की होगी 120 की, तो आई गारंटी यू वो 100 वाली चीज़ खरीद लेगा, क्योंकि वहाँ कस्टमर बहुत ज़्यादा प्राइस सेंट्रिक है। ओके नमन, अब मैं ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहा था एजुकेशन के बारे में। हाँ। तो अगर किसी का एक फैमिली बिजनेस है 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ का, तो क्या उनको उनके बच्चों को MBA करने की ज़रूरत है? उस बिज़नेस को ही लेट्स से टेक ओवर करना है फ्यूचर में? तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आपको अल्टीमेटली करना आपका बिज़नेस है, आपका फैमिली बिज़नेस है और आपका इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को इसी बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, तो वाई टू वेस्ट टाइम। मतलब जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं 2010 में 10th क्लास पास आउट करी, उसके बाद से मैं फैक्ट्री बैठना चालू कर दिया था। और आफ्टर 12th आई हैव बिन फुल टाइम। मैंने मेरी इंजीनियरिंग भी करी, ऐसा नहीं करा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, इंजीनियरिंग भी करी मैंने मेरी। बट मेरा ये हमेशा से क्या रहता है कि MBA में या कोई पढ़ाई में आप उतना नहीं सीख पाओगे जितना आप एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे आप आपके ऑफिस में जो सीख सकते हो। तो मेरा तो ये मानना रहता है हमेशा कि अगर आपको करना वही है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको रियल MBA करना चाहिए आपकी फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में, आपके मार्केट में। कोई भी MBA आपको ये नहीं बता सकता कि आपके प्रोडक्ट का रिपीट रेट कब आएगा और कैसे आएगा, या आपका माल कैसे बिकेगा। वो सिर्फ थ्योरीज हैं, वो कभी भी आपको रियलिस्टिक नंबर या रियलिस्टिक चीज़ें नहीं सिखा सकती। या आप नया डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाओ या नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कैसे काम करो, वो कभी नहीं सिखा सकते। जो रियल काम है वो आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा और खुद को ही रियलिस्टिक जाना पड़ेगा वर्ल्ड में। तो आई ऑलवेज से, मतलब मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर आपको आपका फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाना है, तो आपको आपका समय कम से कम ख़राब करना चाहिए पढ़ने में या इन सब चीज़ों में। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए,
बट उतनी ही करना चाहिए जितने रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको रियलिस्टिक गेम तो वहीं मालूम पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं स्कीम्स की। हाँ, बिजनेसेस जो हैं डिस्काउंट ऑफर्स एंड स्कीम्स पे चलते हैं, तो आप स्कीम्स कैसे डिसाइड करते हैं, कितना डिस्काउंट देना है, रिटेलर्स को कितना मार्जिन देना है, कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए उसके अंदर अभी देखने में क्या आता है कि बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं एफएमसीजी ब्रांड्स, वो सब सेल के नंबर पे, रुपीस पे काम करती है। या आप 10 लाख का माल ले लो या 2 लाख का माल ले लो, तो उतना परसेंटेज आपको हम डिस्काउंट देंगे। बट वी एज अ ब्रांड ऑलवेज वर्क ऑन केजी। वो इसलिए हम केजी पर काम करते हैं कि 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, 1000 किलो, क्योंकि केजी ही आपका असली ग्रोथ बताएगी। फ़र्ज़ कीजिए कि आपका किसी साल आपने 1 करोड़ का धंधा करा। उस समय मिर्ची का भाव था 100 रुपये। अगले साल मिर्ची का भाव हो गया 150 रुपये। तो आपका टर्नओवर तो 1.5 हो जाएगा, पर आप केजी में कहीं नहीं बढ़े, आप केजी में वहीं हैं। तो वी ऑलवेज डिसाइड स्कीम्स ऑन केजी, और हम केजी पर भी स्कीम्स ऐसी देते हैं जो अचीवेबल हो। हमारा क्या सोचना है कि अगर हम डीलर को स्कीम दे रहे हैं या रिटेलर को स्कीम दे रहे हैं, तो मिनिमम 70 लोगों की जेब में वो स्कीम जानी चाहिए। हम कभी भी अनरियलिस्टिक नंबर नहीं देते हैं कि 100 का आप 200 कर दो। वी ऑलवेज वर्क ऑन रियलिस्टिक नंबर्स, कि हमको मालूम है कि आज जिस मार्केट का पेनिट्रेशन आ चुका है, तो वो 100 का 125 ही कर पाएगा, वो 100 का 200 नहीं कर पाएगा। नहीं तो बहुत बार कंपनियां बहुत अनरियलिस्टिक स्कीम दे देती है, वो सिर्फ बोलने के लिए स्कीम होती है। पर हमारा ये सोचना है कि अगर आपने स्कीम दी है, हम बेसिकली स्कीम क्यों देते हैं, हम स्कीम देते हैं, कोई भी कंपनी स्कीम इसलिए देती है कि डिस्ट्रीब्यूटर का मोटिवेशन हो, सेल्स टीम का मोटिवेशन हो, या रिटेलर का मोटिवेशन बना रहे आपका माल बेचने में, वो ज़्यादा ध्यान दे। तो वो ज़्यादा ध्यान कब देगा, जब उसको ये लगेगा कि हाँ ये अचीवेबल गोल है। आप फ़र्ज़ कीजिए आपको अगर आज वेट कम करना है, तो आप अगर 100 किलो से मैं बोलूँ कि मैं तो 1 महीने के अंदर 50 पे ले आऊँगा, तो आप 4-5 दिन तो खूब मेहनत करोगे, और छठे दिन आप बोलोगे यार 2 किलो से भी ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, तो छोड़ो इसको, अब नहीं करना। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 100 से 90 पे आना 1 महीने के अंदर, तो वो अचीवेबल गोल लगता है। तो आप उस पर वर्क करोगे और वो अचीव आप करोगे, आप वो करके रहोगे अचीव। तो मेरा हमेशा से ये कहना रहता है कि आप जो भी स्कीम दें, जो भी चीज़ें करें, वो अचीवेबल करें। और इसके साथ में हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए हमने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को 100 किलो पर बोला कि हम आपको 2% एक्स्ट्रा देंगे या 10% एक्स्ट्रा देंगे, पर किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर 90 पर पहुंचा वो, या 95 पर पहुंचा, तो वी ऑलवेज से कि हमको अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर को डीमोटिवेट नहीं करना है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी और उसके बाद भी मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। तो हमारे अपर मैनेजमेंट का ये कहना रहता है कि ठीक है, आपकी स्कीम का अगर 90 पर 9% बनता है, तो आप 9 मत दो, 7 दे दो, 8 दे दो, बट उसको डीमोटिवेट मत करो डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर को कि यार मुझे तो कुछ नहीं मिला। वंडरफुल। अब थोड़ा सा जान लेते हैं नमन आपके बारे में। आपका जनरली स्केड्यूल क्या रहता है? आप ऑफिस में कितने घंटे स्पेंड करते हैं? कैसे आप अपना दिन मैनेज करते हैं? मैं आई वेकअप एट 6:30। उसके बाद आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप मैं थोड़ा सा कुछ मेडिटेशन करना पसंद करता हूँ। उसके बाद आई गेट रेडी, और विद उसका ब्रेकफास्ट करने के बाद आई रीच फैक्ट्री बाय 9:30 9:45। मेरा ऐसा मानना है कि जितना काम आप फर्स्ट हाफ में कर सकते हैं, उतना काम आप सेकेंड हाफ में नहीं कर सकते। तो अगर आपकी दिन की शुरुआत एनर्जेटिक होगी, तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहोगे। तो मैं मेरा फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारा काम निपटाने की कोशिश करता हूँ, या करने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरे को प्रोडक्टिव काम करना है वो मैं फ़र्स्ट हाफ में कर लूँ। देन आफ्टर लंच आई ऑल्सो डू वर्क, और मैं टिल 7 या 8 तक फैक्ट्री रहता हूँ, एंड देन आई बैक टू होम। एक और चीज़, हम जैसे मैंने देखा बहुत बार कि कोई भी कंपनी का ओनर या कोई किसी मार्केट में जाता है रियलिस्टिक नंबर्स जानने के लिए या कुछ भी जानने के लिए, तो वो तो चाहता है कि मैं रियलिस्टिक नंबर जानूं, पर कभी भी आपका सेल्समैन नहीं चाहेगा कि आप रियलिस्टिक नंबर जानो या दुकानदार के पास आप जाओ, या जाओ तो ज़्यादा बात करो। पर मेरा उसमें बहुत उल्टा है। मैं जब भी किसी डीलर के रीजन में जाता हूँ या कुछ जाता हूँ, तो एक रात पहले मैं खुद ही उसको फ़ोन लगा के बोल देता हूँ कि भैया सुबह मैं 9 बजे आपके यहाँ पहुँचूँगा और नाश्ता आपके साथ करूँगा।
नहीं तो जनरली क्या होता है कि कोई दुकानदार के पास अगर कोई ले जाता है आपको, कोई आपका सेल्समैन ले जाता है, तो वो हमेशा गेल करता है कि एक बड़ी गाड़ी में आप उतर रहे हो, सेल्समैन आपके लिए गेट खोल रहा है, और वो सारी चीज़ें कि हाँ एक बड़ा बॉस आया तो बस वेलकम करा, चाय नाश्ता करा और रिटर्न टू पेविलियन। भैया हम उस काम के लिए थोड़ी गए हैं। हम इस काम के लिए गए हैं कि हमको रियलिस्टिक नंबर मालूम पड़े। जनरली मैं जब जनरल ट्रेड में जाता हूँ या बहुत सारी जगह जाता हूँ तो मैं बहुत बार डीलर को बोलता हूँ कि आप मेरी आइडेंटिटी मत बताओ। आप हम चलेंगे दुकानों पर, या सेल्समैन के साथ भी मैं दुकानों पर जाता हूँ तो मैं एक स्टेप बैक स्टेप खड़ा होता हूँ कि आप जिस तरह से बात करते हो आप वो बात करो, कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो आई विल हैंडल इट। तो वहाँ से हमको सेल्स टीम को भी एक सिखाने को मिलता है कि आप ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करो। और अगर आप बता दो कि आप कंपनी के ओनर हो तो वो दुकानदार आपको कभी भी असली नंबर्स नहीं बताएगा। वो फिर आपकी जी हजूरी में लग जाता है कि आओ आप साहब बैठो, चाय पियो, पानी पियो। तो वैसा सब चीज़ें होती है। ओके। अब हमने काफ़ी सारी नॉलेज दी है नमन आपने ऑडियंस को। इस ऑडियंस में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास 50,000 या 1 लाख रुपए ही है और वो एफएमसीजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनका रोड मैप कैसा होना चाहिए? सबसे पहले वो कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज़ करें। फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ करा, उसकी डेप्थ तक जाएं कि वो उस प्रोडक्ट बनता कैसे है। उसकी डेप्थ तक जाएं, बनता कैसे है, क्या प्रोसेस है उसकी, क्या शेल्फ लाइफ होगी और वो उसका क्या मार्केट है। बिफोर लॉन्चिंग एनीथिंग, बिफोर मेकिंग एनी फैंसी मार्केटिंग या फैंसी डिज़ाइनिंग, आपको उस प्रोडक्ट की डेप्थ तक जाना चाहिए कि वो प्रोडक्ट में असली में दम है या नहीं है, या मार्केट में उसकी गैप कितनी है। पहले वो उस चीज़ को फाइंड आउट करें। दूसरा, बजाय बड़ी फैक्ट्री बड़ा ऑफिस बनाने की बजाय जितने रुपए हैं उसका 50% वो मार्केटिंग में उनको स्पेंड करना चाहिए। और मार्केटिंग में स्पेंड करने का मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप बस इंस्टाग्राम पे रील बनाओ और उस पर ऐड बनाओ। मेरा बोलने का क्या मतलब है कि आप एक्चुअल मार्केट में जाओ, एक्चुअल रिटेलर से मिलो कि क्या माल बिकता है। क्योंकि आज एफएमसीजी ब्रांड इंस्टाग्राम पे नहीं बिकता है, वो आज भी रिटेल में बिकता है, टीयर 2 और टीयर 3 में बिकता है। तो आपको वो पहले शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा कि आज हमको ये प्रोडक्ट बेचना है, या मैं असली दुकानदार के पास जाऊं। पहले आप 2 दुकानदार के पास जाओ, फिर 4 के पास, फिर 6 के पास, फिर 10 के पास। मैं बोलता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। आप ये मत करो कि मैंने तो मेरे पास जितने रुपए थे सब मार्केटिंग में डाल दिए, अब मैंने एक बड़ी मेरी ब्रांड वैल्यू बना ली, अब मैं उससे इक्विटी बेचूंगा, इक्विटी बेच के रुपए लाऊंगा। तो आप उसी ट्रैप में फंसे रहोगे। लाइक आज की तारीख में हम देखते हैं शार्क टैंक पे इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे ब्रांड्स आते हैं। तो जब आप देखते हो शार्क टैंक में तो भैया मेरा माइनस EBITDA 10 है, -12 है, इतना मेरा लॉस है। तो आई वुड से कि यार इतना लॉस और इतना सब चीज़ें करके क्या मिलेगा। हम धंधा क्यों करते हैं? हम धंधा इसलिए करते हैं कि हम कुछ कमा पाए। आज की तारीख में लोग सिर्फ ब्रांड वैल्यू के पीछे भागते हैं, और मैं बोलता हूँ कि आप एक्चुअल प्रोडक्ट के पीछे भागो, कि आपके प्रोडक्ट में इतना दम हो कि आपकी ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिकली बन जाए। ग्रेट। आपकी कंपनी का विजन क्या है? लॉन्ग टर्म कहाँ आप देखते हैं? ग्लोबल एक्सपेंशन आप देख रहे हैं? हाँ, हम लोग अभी तक सिर्फ पापड़, मसाले, नमकीन और इन सब में हैं, तो हम सिर्फ उसी में नहीं रहना चाहते हैं। अब हम ग्लोबली भी एक्सपांड कर रहे हैं। अभी हमने वेस्ट इंडीज़ में कुछ माल सप्लाई करा है, यूएई करा है सप्लाई। तो अब हम ग्लोबली भी हमारा ब्रांड आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ में जैसा अभी तक हमारा जो कोर रहा है वो कोर रहा है एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। नाउ वी आर एक्सपांडिंग टू गुजरात, यूपी, दिल्ली और साउथ में। तो अब हम वहाँ पर एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ एक्सपांड कर रहे हैं। वंडरफुल। नमन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। आई विश यू ऑल द लक फॉर योर एक्सपेंशन प्लान्स। आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब आप अपने बिजनेस को
एक फैमिली बेस्ड बिजनेस से बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जिस बिजनेस को रन करते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करना एट्सेट्रा, बहुत ही एक्साइटिंग है। सो आई विश यू ऑल द लक एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हेल्पिंग पीपल। यस। जिन लोगों ने भी पॉडकास्ट अब तक देखा, मैं हर पॉडकास्ट में लगभग ये चीज़ बोलता हूँ कि आपके पास बहुत सारा और कंटेंट था देखने के लिए, मतलब इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट जब आप ये नॉलेजेबल पॉडकास्ट देखते हैं तो आप अपने आप को बोलते हैं, प्रूव करते हैं कि आई एम दैट 1% हु वांट्स टू मेक हिमसेल्फ और हर सेल्फ बेटर। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। जाने से पहले मुझे ये बता के जाना कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, इसमें से 2-3 चीज़ें कौन सी हैं जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कौन से गेस्ट को बुलाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।